Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic of lecture is magnetic shielding. इसमें जो है ना न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की जो शील्डिंग्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक शील्डिंग, अगर हम मैग्नेटिक शील्डिंग को डिस्कस करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल शील्डिंग मोर इलेक्ट्रॉन अराउंड प्रोटॉन विसिनिटी के इर्द, अगर प्रोटॉन के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इसको हम शील्डिंग कहते हैं. जबकि जो डी शील्डिंग होती है लेस प्रोटॉन अराउंड प्रोटॉन विसिनिटी के, अगर प्रोटॉन जिसकी जो है ना आप एनएमआर जो है ना लिया जा रहा है उसका जो है ना केमिकल शिफ्ट चेक की जा रही है, अगर उसके इर्द गिर्द लेस इलेक्ट्रॉन है तो उस प्रोटॉन को हम कहेंगे दैट इज़ डी शील्डेड प्रोटॉन्स. प्रोटॉन आर सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन दैट शील्ड देम फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अगर इसको देखें कि जो प्रोटॉन है जिसका जो है ना एनएमआर लिया जा रहा है उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं बाहर से उसको क्या करता है, कम कर देता है. सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस क्रिएट एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमते हैं वो एक मैग्नेट पैदा करते हैं. वो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे होते हैं, जिससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसको हम आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं. 10 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मोर शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड 10 न्यूक्लियाई फील स्मॉलर टोटल मैग्नेटिक फील्ड. और इसकी जो न्यूक्लियाई का असर होता है वो कम हो जाता है, चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करके जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है. न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लेस शील्डेड, अगर उसके साथ कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा. इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होंगे वो आपके पास क्या होंगे, लेस शील्डेड होंगे, उनके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. एंड दीज न्यूक्लियाई फील ए हायर मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉल्ड डी शील्डेड प्रोटॉन. इनको इन पे जो है ना जो असर होगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वो हायर होगा और ऐसे प्रोटॉन को हम कहेंगे डी शील्डेड प्रोटॉन. और ये आपके पास क्या होंगे, डी शील्डेड प्रोटॉन. शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इन एनएमआर, अगर इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें तो मैं दिखाता हूँ कि आपके पास द डिफरेंट न्यूक्लियाई गिव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड. जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं हर एक जो न्यूक्लियाई होते हैं उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स विच अपोजेज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही होती है शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दस अफेक्ट द रेडियो फ्रिक्वेंसी नीडेड फॉर द न्यूक्लियस. अगर इसको हम थोड़ा सा पिक्चर में देखें तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये जिसको जो है ना रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है. उसके बाद ये जो है ना छोटा ब्लैक सर्कल है ये आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये अपने इर्द गिर्द जो है ना अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं चूँकि ये रिवॉल्व करते हैं तो जब इस पे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रही होती है ये उसको अपोज करते हैं और उसको जो है ना उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा कम कर देते हैं. लाइंस ऑफ फोर्स शील्डिंग एट द न्यूक्लियस, ये जो लाइंस आपको दिखाई गई ऐसा है कि आपको यहाँ पे टाइनी मैग्नेट क्रिएट कर रहे हैं और यही जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, अपोज कर रहा होता है. लो फील्ड, डाउन फील्ड एंड हाई फील्ड शिफ्ट, जिसको हम अप फील्ड भी कहते हैं. अगर इस स्लाइड को हम देखें तो ये बड़ी जो है ना यूज़फुल और जो है ना इम्पॉर्टेंट है. इसमें हम देखते हैं कि शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट कैसे हो रहा होता है. अगर हम देखें एनएमआर का जो स्पेक्ट्रा होता है उसको जो है ना हम जो उसकी मेजरमेंट की जाती है पीपीएम में और ये 0 से जो है ना आपके पास 10 तक मोस्टली जो है ना इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास जो है ना आ जाते हैं. इसको अगर हम देखें तो ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और 10 तक चली जाती है. तो ये जो पोर्शन है 1 2 की तरफ इसको हम अप फील्ड भी कहते हैं या शील्डेड प्रोटॉन. यहाँ पे आपके पास जो है ना मोस्टली शील्डेड प्रोटॉन होते हैं जिनकी वैल्यू आपके पास कम होती है, 1 2 के करीब होते हैं. तो इनको हम शील्डेड कैसे कह रहे होते हैं, उसकी रीज़न ये है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन अपोजेज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, electrons are shielded, hence these protons require higher external field to come in resonance. अगर हम इसको देखें चूँकि
इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके इर्द गिर्द जो है ना बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो है ना आपके पास क्या होते हैं, कम उस पर आ जाते हैं। और इसको जो है ना ऊपर ले जाने के लिए हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, ज़्यादा पावर चाहिए होती है। इस वजह से ये जो है ना आपके पास क्या होता है, चूँकि शील्डेड प्रोटॉन होते हैं और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका इफेक्ट इन पे कम होता है, जो इफेक्टिव इफेक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वो कम हो जाता है, और ये आपके पास क्या है, हाई फील्ड या जिसको हम अप फील्ड कहते हैं, इस रीजन में जो है ना आपके पास क्या है, आ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम जो है ना डी शील्डेड और डाउन फील्ड प्रोटॉन की बात करें तो ये हम कहते हैं कि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ऐसे प्रोटॉन होते हैं जिनके इर्द गिर्द आपके पास ऐसा कह लें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, और वो जो है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और नतीजे में जो आपके पास जो प्रोटॉन होता है दैट बिकम डी शील्डेड, उसके पास लेस इलेक्ट्रॉन रह जाती हैं, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिसको एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट, लेस इलेक्ट्रॉन नॉट अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना अपोज बिल्कुल नहीं कर रहे होते, डी शील्डेड जो है ना न्यूक्लियाई होता है, प्रोटॉन होता है, Hence these protons require lower external field to come in resonance, और इनको कम एनर्जी चाहिए होती है, जितनी हम एनर्जी देते हैं वही इफेक्टिव होती है, जिसके नतीजे में ये आपके पास जो है ना डाउन फील्ड पे जो है ना आपको जो है ना पीक देते हैं, या इसको हम लो फील्ड कह सकते हैं 7, 8, और इसके जो है ना आगे जो है ना आपको पीक देते हैं 5, 6 जो है ना। तो ये इस वजह से इनको जो है ना जो आपके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है या डी शील्डेड प्रोटॉन होते हैं वो आपको लो फील्ड में जो है ना केमिकल शिफ्ट दे रहे होते हैं, या डाउन फील्ड भी हम उसको कह सकते हैं। अगर इसमें हम देखें, ये एक एरो दिखाया गया मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो इस साइड पे अगर हम आते हैं तो जो प्रोटॉन हमारे पास मौजूद है यहाँ उनको ज़्यादा आपके जो है ना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। उसकी रीज़न ये है चूँकि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, इनके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो उनको रेजोनेंस में लाने के लिए ज़्यादा जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। इस वजह से यह रिप्रेजेंट किया गया थे कि आप यहाँ से अगर इस साइड पे आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। शील्डेड प्रोटॉन अगर हम देखें कि ये फिनोमिना हो कैसे रहा होता है, तो हम इसमें देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी इंक्रीज फॉर शील्डेड प्रोटॉन। जो आपके पास शील्डेड प्रोटॉन होते हैं, ऐसे प्रोटॉन जिनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए जो है ना आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए होती है टू फ्लिप फ्राम अल्फा स्पिन स्टेट टू बीटा स्पिन स्टेट, या हम ये कह लें कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए या उन्हें रेजोनेंस में ले जाने के लिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। प्रोटॉन सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड फेल्ट बाय द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ घिरा हुआ है, उसके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। सिंपली हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर हम देखें कि ये जो पहला आपको दिखाया गया है, ये आपके पास नेकेड प्रोटॉन है, इसके इर्द गिर्द जो है ना कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इस पर हम अगर एक्सटर्नल फील्ड जो है ना 14092 गाज अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये फुल्ली इस पर जो है ना ये क्या एब्जॉर्ब एट 14092, तो ये जितनी भी है उतनी ही ये एब्जॉर्ब कर लेता है, चूँकि उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की एक शील्ड मौजूद नहीं है। अगर हम सेकंड पे आ जाएं, यही आपके पास ऐसे हमने प्रोटॉन दिखाया है, ये आपके पास प्रोटॉन मौजूद है, और इसके इर्द गिर्द ये जो बड़ा सर्कल दिखाया गया है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब हम एनर्जी देखें, अगर यहाँ पे एनर्जी डालें तो जस्ट जो है ना इसके ऊपर डायरेक्टली जो है ना न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे पहले जो है ना आपके पास ये सर्कल मौजूद है, और ये सर्कल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड खुद पैदा कर रहा है, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, डू नॉट एब्जॉर्ब। अब अगर इसमें हम देखें कि अगर हम इसमें उतनी ही एनर्जी डालें, उतनी ही एनर्जी इसके ऊपर जो है ना बम्बार करें जैसा कि हमने फर्स्ट में किया है, तो इसको अगर हम देखें तो ये भी आपके पास 14092 गाज एनर्जी हमने जो है ना इस पर बम्बार की है। तो इसका नतीजा क्या निकला है कि इसने जो एब्जर्व की है इफेक्टिव फील्ड जो है 14091.7 गाज, इसने जो है ना इफेक्टिव ये थी। इट मीन्स कि कुछ एनर्जी जो है ना आपके पास क्या है, वो 0.3 के समथिंग जो है ना एनर्जी आपके पास क्या है, वो उसने अपोज किया है, और वो एनर्जी जो है ना क्या हो गई है, यूज़ नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये जो है ना नीचे आ जाता है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें
कि इसको अगर हम देखें इसी इतने ही इलेक्ट्रॉन हो और हम चाहते हैं कि ये रेजोनेंस में आ जाए, तो इसके लिए हमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ाना पड़ेगी। इसी न्यूक्लियाई को अगर हम देखें कि ये आपके पास न्यूक्लियर है, हमने सराउंड किया हुआ है, तो ये यहाँ पे हमने एनर्जी इंक्रीज़ कर दी है 14092.3 गाज। जब हमने इंक्रीज़ की है तो अब अगर हम देखते हैं तो इफ़ेक्टिव फील्ड जो है, जो न्यूक्लियस जो आपके पास प्रोटॉन एनर्जी को फील कर रहा है, जो हमने बाहर से एनर्जी डाली है, वो आपके पास कितनी हो गई 14092। जितनी हमने पहले एक कंपाउंड में, जितनी हमने पहले न्यूक्लियाई में यूज़ की है और जितनी हमें पता है कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ज़ाय हो जाती है, अपोज करने में ज़्यादा यूज़ होती है, तो हमने इंक्रीज़ की है। तो अब इसकी और इसकी जो इफेक्टिव है वो आपके पास क्या हो गई, सेम हो गई है। तो इसमें जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें जो है ना आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड कंपेंसेट फॉर शील्डिंग। इसमें हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जो अपोज शील्डिंग थी उसको कंपेंसेट करने के लिए आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इंक्रीज़ करनी पड़ती है। प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल्स, हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोटॉन आपके पास जो मॉलिक्यूल में आते हैं वो कैसे जो है ना शील्डिंग और डी शील्डिंग कैसे लेस हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल इन्वायरमेंट, कि जो वो आपके पास मॉलिक्यूल होता है उसका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है। प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल आर शील्डेड बाय डिफरेंट पैटर्न, के हर एक का जो वो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो प्रोटॉन है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं, या उसके साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं और जो प्रोटॉन होता है उसको डी शील्ड कर देते हैं। अगर हम इस पे देखें तो पहले आपको हम दिखाते हैं, ये मेथनॉल का एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो प्रोटॉन है इसको अगर हम देखें तो मोर शील्डेड, एब्जॉर्ब एट हायर फ्रिक्वेंसी, ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हैं और ये जो है ना इनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद हैं। मोर शील्डेड एब्जॉर्ब एट हायर फील्ड, ये हायर फील्ड पे आपके पास एब्जॉर्ब होंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस प्रोटॉन को देखें तो ये आपके पास एब्जॉर्ब एट लोअर फील्ड। लोअर फील्ड का मकसद है ये आपके पास 2-3 से जो है ना आगे जो है ना एब्जॉर्ब होते हैं। उसकी रीज़न क्या थी कि ये आपके पास अगर हम जहाँ पे देखें तो ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये जो प्रोटॉन आपके पास आ जाता है आपके पास लेस शील्डेड होता है एंड एब्जॉर्ब एट लोअर फील्ड, आपके पास क्या होता है लोअर फील्ड पे एब्जॉर्ब होता है। सिमिलरली अगर इसी फिनोमिना को अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में देखें, जैसे कि आपको नीचे दिखाए गए हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये जो फ्लोरीन है आपके पास, फ्लोरीन काजेज ए डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ईच एटम। फ्लोरीन का मॉलिक्यूल चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये जो न्यूक्लियाई होता है, जो प्रोटॉन होता है, उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है और नतीजे में प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाते हैं एंड एब्जॉर्ब एट लोअर फील्ड पे आपको एब्जॉर्ब होते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, हमने एक कंपैरिजन किया हुआ है कि आपके पास एक हेलोजन सीरीज़ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास जो मिथाइल फ्लोराइड था, चूँकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, डी शील्ड किया है, तो इसकी जो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ रही है वो सिग्मा 4.3 पे जो है ना एब्जॉर्ब हो रहा है आपके पास। सिमिलरली अगर इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, चूँकि क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के मुकाबले में, तो ये 3 पे आपको जो है ना सिग्नल दे रहा है, केमिकल शिफ्ट दे रहा है। सिमिलरली अगर हम ब्रोमीन को देखें, ब्रोमीन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, और ये जो आपको केमिकल शिफ्ट दे रहा है एट 2.7 पे दे रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें आयोडीन को, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन के मुकाबले में कम है और ये जो आपको केमिकल शिफ्ट दे रहा है वो 2.5 पे है। तो इसको अगर हम देखें तो इंक्रीज शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, तो आपके पास ये जो शील्डिंग है इस साइड पे आपकी क्या है इंक्रीज़ हो रही है, चूँकि ये जो है ना इस साइड पे अगर हम जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। NMR सिग्नल, अगर हम देखें कि NMR जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसमें जो है ना आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है ना उसमें सिग्नल्स आती हैं, डिफरेंट किस्म की आपको जो है ना पीक्स नज़र आती हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या शो कर रही होती हैं ये पीक्स। नंबर ऑफ द सिग्नल शो हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें तो आपके पास एक स्पेक्ट्रा दिखाया गया है
NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल। NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल आपके पास दिखाया गया है। तो अगर हम इथेनॉल को देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3 CH2OH, तो इसमें 3 डिफरेंट किस्म के प्रोटॉन आ जाते हैं, CH3 प्रोटॉन, CH2 प्रोटॉन एंड OH प्रोटॉन, जिसको जो है ना यहाँ पे एरो के साथ हमने ग्रीन रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि ये 3 CH3 ये प्रोटॉन होते हैं, CH2 प्रोटॉन होते हैं और OH का जो है ना आपके पास एक प्रोटॉन होता है। तो अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें जितने भी सिग्नल होते हैं आप उन सिग्नल को काउंट करके ये बता सकते हैं कि इसमें इतने टाइप्स के प्रोटॉन मौजूद हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन के बारे में। सेकेंड जो इंफॉर्मेशन होती है सिग्नल्स में, लोकेशन ऑफ द सिग्नल शो द हाउ शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन इज़। अगर कि ये शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम देखें ये आपके पास CH3 है, तो ये आपके पास ये TMS से टेट्रामिथाइल से साइलेन जो एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उसके जो है ना क्लोज पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, शील्डेड प्रोटॉन है। फिर अगर हम CH2 की बात करें तो ये थोड़ा सा उससे मज़ीद इसकी केमिकल शिफ्ट जो है ना आपके पास ये 3 और 4 के दरमियान में आ जाती है। तो इसका मकसद है ये जो है ना आपके पास क्या है, ये मोर शील्डेड है, ये लेस शील्डेड है। और उसके बाद ये जो है ना OH आता है, तो इसमें इट मीन्स कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना मज़ीद शील्डेड हो गए हैं और ये आपको वैल्यू जो है ना 4 और 5 के दरमियान में दे रहा है। तो इट मीन्स आपके पास जो केमिकल शिफ्ट के TMS के जो करीब होते हैं वो शील्डेड प्रोटॉन होते हैं, और जितना उससे जो है ना दूर होता चला जाता है ये आपके पास क्या है, डी शील्डेड प्रोटॉन होते हैं आपके पास। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ दैट टाइप, कि ये जो है इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये भी आपको बताती है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो है ना कितने टाइप्स की हैं, प्रोटॉन्स की जो है ना वो उसके बारे में बताते हैं। इंस्टेंटली हाउ शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, अब CH3 में सबसे ज़्यादा है प्रोटॉन है, तो इसकी पीक भी जो है ना आपके पास क्या है, हाइट पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। सिग्नल स्प्लिटिंग शोज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट एटम्स। ये जो स्प्लिटिंग होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इस स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो ये जो स्प्लिटिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपके पास क्या है, इस पीक को हम कहते हैं, इसके 3 आपको हेड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, दैट इज़ ट्रिपलेट। इसको अगर हम दें नाम तो ये आपके पास क्या है, 1 2 3 4, ये आपके पास क्वार्टेट है, और ये आपके पास क्या है, सिंगलेट है। इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट है, इसके जो है ना 3 प्रोटॉन है, और ये जो है सिग्नल स्प्लिटिंग शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट एटम, कि उसके साथ कितने प्रोटॉन है। अब ये जो CH3 था, अगर हम CH3 को देखें तो ये CH2 के साथ अटैच है, तो 2 प्रोटॉन ये हो गए और N ये हो गए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वजह से ये 3 प्रोटॉन की जो है ना वो देता है, चूँकि 2 प्रोटॉन के साथ अटैच है तो ये आपको ट्रिपलेट देता है, ट्रिपलेट पीक आपको दे रहा है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये CH2 को, तो CH2 डायरेक्टली अटैच होता है CH3 के साथ, 3 प्रोटॉन के साथ चूँकि अटैच होता है, तो ये आपके पास जो एक पीक दे रहा है, इसको हम क्वार्टेट का नाम देते हैं। तो ये 7 वाले प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इसके 7 वाला प्रोटॉन के साथ जो एटम अटैच है उसमें जो है ना आपके पास कितने प्रोटॉन है। सिमिलरली अगर हम थर्ड को देखें, ये OH ये आपको सिंगलेट पीक दे रहा है, इट मीन्स कि ये डायरेक्टली जो है ना ये किसी के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, एक साइड पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है प्रोटॉन के साथ, और अगर दूसरी साइड पे देखें तो ये जो है ना डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है। डायरेक्ट इसके साथ चूँकि ऑक्सीजन, इसके साथ चूँकि डायरेक्ट प्रोटॉन अटैच नहीं है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये सिंगल पीक दे रहा है। CH3 के साथ 2 अटैच हैं, ये ट्रिपलेट दे रहा है। CH2 के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये आपको क्या दे रहा है, उसके वेसिनिटी में आपको अटैच है, तो ये आपको क्या दे रहा है, क्वार्टेट पीक दे रहा है। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.